वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। हम सब लाइव हैं। मिशन 2021 की क्लास नंबर 48 कॉन्सेप्ट की ये वाली क्लास आपकी होगी। बहुत शानदार ये क्लास होने वाली है। फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं आज इसका सुपर कॉन्सेप्ट और इसका एंड गेम कर देंगे। थोड़ा सा ही टॉपिक बचा हुआ है, ये मान के चलो एंड गेम हो जाएगा इसका। चलो जी, तो ये आपके पास क्लास नंबर 48 है, मिशन 2021 का कॉन्सेप्ट का क्लास। अगर बच्चा अनअकैडमी लर्निंग ऐप का पता नहीं हो तो आप अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करिए। ऐसा आइकन आपको दिखेगा, डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। नाम, पता, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ सही भरने के बाद में आपको एनडीए, एयरफोर्स, एक्सवाई, नेवी कैटेगरी उसके अंदर चूज़ करनी है। और चूज़ करने के बाद में अगर आप फिजिक्स की क्लास अगर फ्री के अंदर ज्वाइन करना चाहते हो, जिसको बोला जाता है स्पेशल क्लास, जिसके अंदर प्रैक्टिस होती है, फिजिक्स की प्रैक्टिस होती है, सुपर 3000 की सीरीज वहाँ पर चलाई जा रही है, सुपर 3000 क्वेश्चन की, है ना, वो आती है आपकी सुबह 8 बजे। आप इसको ज्वाइन कर ले। रामस्वरूप सर की क्लास आती है, ठीक है, आर एस सर की क्लास आती है, ज्वाइन कर ले। अगर बच्चा किसी को पैसे देकर पढ़ना हो, प्लस का कोर्स लेना हो, तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ के चार्जेस ये हैं। लेकिन अगर आप ये कोड अप्लाई करोगे तो आपको इससे 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैथ्स में वहाँ पर आपको नहीं पढ़ाऊंगा और कोई दूसरे बहुत बढ़िया बढ़िया एजुकेटर्स वहाँ पर है, आप उनसे पढ़ सकते हैं। संजय सर भी वहाँ पर प्लस पर नहीं है। तो मैथ और इंग्लिश आप हम दोनों से नहीं पढ़ पाओगे। फिजिक्स के लिए आर एस सर वहाँ पर है, आप चाहो तो कोर्स ले लीजिएगा, अदरवाइज आप वाईटी पर हम फ्री पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये टीम स्पेस आर एस सर हमारा टेलीग्राम चैनल है और इस टेलीग्राम चैनल पर कोई भी क्लास का अपडेट और कोई भी लिंक, कोई भी पीडीएफ, कॉन्सेप्ट का पीडीएफ यहाँ पर आपको दिया जाता है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और ऑलमोस्ट शायद मेरे हिसाब से 29-30 हज़ार बच्चे लाइव इस पर जुड़े हुए हैं। 29 से लेकर 30 हज़ार के आसपास इस टेलीग्राम ग्रुप को बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है। आप भी इसको ग्रुप को ज्वाइन कर लें, है ना। चलो जी, ये हमारी टीम है, टीम आर एस सर, जो आपके लिए तन मन धन से दिन रात लगी हुई रहती है। और क्या ही बताएं, टीम के बारे में आपको पता है सारा। ये हमारी क्लासेस की टाइमिंग रहती है सुबह से लेकर शाम तक टाइमिंग। अगर आपका प्यार इसी तरीके से बरसता रहेगा तो ये क्लासेस के अंदर बहुत सारी क्लासें और ऐड हो जाएगी, है ना, और ऐड हो जाएगी क्लासें। सुबह 7:15 बजे से स्टार्ट होती है, 4 से 5 लास्ट क्लास होती है। लेकिन इसमें भी चेंजेस हो सकता है, कुछ ही दिनों के अंदर वो खुशखबरी आपको मिल सकती है। नया बैच अनाउंसमेंट होगा या आर एस अग्रवाल का सोल्यूशन होगा, वो आपको जल्द ही मिल जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। इस टीम के रहते हुए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब कुछ हम आपका टाइम टू टाइम करवा देंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो हम करवा रहे हैं उस पर विश्वास करिए, बस वो ही करिए आप, ठीक है। चलो जी, हाँ बेटा, वाईटी से इनकम क्या है? एक बच्चे ने कमेंट किया है, सर वाईटी से इनकम क्या है? बेटा, अगर वाईटी से ही इनकम होती तो सारे दिन लोग क्लासे ही लेते रहते, वाईटी पर ही क्लासे लेती। क्यों लोग अनअकैडमी पर सारे दिन क्लासे लेते? पैसे तो वहाँ मिलते हैं, हमारे तो बिल्कुल समाज सेवा है। यहाँ पर वाईटी से जितनी इनकम हमारे को होती है, इनकम ऐसा नहीं है बिल्कुल जीरो होती है, कुछ इनकम जो होती है। तो सामने ये आपके पास स्मार्ट बोर्ड भी लगा हुआ है, ऊपर लाइट्स भी लगी हुई है, और गर्मियों के अंदर एसी भी चलती है, लाइट, फ्रिज, कूलर वगैरह, ये सब का जो खर्चा अगर जोड़े ना, तो हमारी जो इनकम है ना, वो ऐसे मान लो आप बिल्कुल समाज सेवा ही है। हमारा जो प्यार है, हमारी जो रियल इनकम है, वो मिलती है आपसे। जब आपके कमेंट हम देखते हैं और बच्चों का लिखा हुआ होता है कि सर 1 लाख रुपए मैंने वहां पर दे दिए थे, मेरे साथ वाले बच्चे 1 लाख रुपए दे रहे हैं, उनको भी वो कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहे जो आप यहाँ पे दे रहे हो, सर वो कंटेंट नहीं मिल रहा जो आप यहाँ पे दे रहे हो। बेटा, वो है हमारी असली इनकम, वो है हमारी असली इनकम, जिनका जो ब्याज होता है वो बहुत बड़ा होता है। आपके माँ बाप के जब दुआएं हमारे को मिलेगी और जब सिलेक्शन के बाद में आपकी दुआएं हमारे को लगेगी, तो सर इनकम अपने आप बनने लग जाएगी। पैसों की टेंशन नहीं है हमें, है ना। हमें जरूरत है तो आपके प्यार की, जरूरत है तो आपके प्यार की, बस वो बरसता रहे टाइम पर, बस और कुछ नहीं चाहिए हमारे, ठीक है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलो जी, कल का लास्ट वाला टॉपिक रिवाइज कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, है ना। चलो जी, स्टार्ट कर दूं मैं। चलो जी, एक दमदार शायरी हो जाए। अच्छा, कि जर्रों में रह गुजर कर चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों में रह गुजर कर चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूं टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा, टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा। अब यही आती है भाई 4-5 हमारे को। चलो जी, स्टार्ट करता हूँ मैं, स्टार्ट करता हूँ ना, कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं।
कल की लास्ट जो मैंने आपको बताया था लास्ट के अंदर, वो मैंने बताया था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताया था, है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन मैंने आपको बताई थी। टेंजेंट का मतलब है स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा का समीकरण अपन कैलकुलेट करना सीखेंगे। हालांकि मैंने आपको लास्ट में बता दिया था कि स्पर्श रेखा का समीकरण अपन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। एक तो मैंने जो आपको स्पर्श रेखा का समीकरण बताया था, वो बताया था मैंने आपको t बराबर 0 से। क्या बताया था? t बराबर 0 से। ये तो आपके पास पहला मेथड होता है, t बराबर 0। लेकिन इस पर क्या है कि लिमिटेशन होती है। ये कैसे निकालते हैं जरा समझना। मान लो कि सर्किल आपको दे रखा है और इस सर्किल के ऊपर आपको एक पॉइंट दे रखा है, और वो पॉइंट क्या है? x1, y1। और इस x1, y1 से गुजरने वाली अगर अपन कोई टेंजेंट ड्रॉ करना चाहे तो ये जो टेंजेंट होती है उसकी इक्वेशन होती है t बराबर 0। कि सर ये t क्या है? t के लिए आपको करना क्या है कि एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना होता है x x1 से रिप्लेस करना होता है, y स्क्वायर को रिप्लेस करना होता है y y1 से, और x को रिप्लेस करना होता है x प्लस x1/2 से, और y को रिप्लेस करना होता है y प्लस y1/2 से। और कांस्टेंट की जगह क्या रहता है आपका? कांस्टेंट ही रहता है। अगर कोई भी इक्वेशन के अंदर अगर आप इतने चेंजेस कर देते हो तो वो इक्वेशन आती है t बराबर 0। और ये जो चीज़ है t बराबर 0, ये आपके पास पैराबोला का भी टेंजेंट इसी से निकालते हैं, पैराबोला का टेंजेंट भी, और एलिप्स का टेंजेंट भी, हाइपरबोला का टेंजेंट भी। इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि इन तीनों का जो आपके पास टेंजेंट होगा, मतलब कोनिक सेक्शन का जो टेंजेंट होगा, कोनिक सेक्शन का जो टेंजेंट होगा वो अपन t बराबर 0 से निकालेंगे, जिसके अंदर आपका सर्किल भी आ गया। ये जो फॉर्मूला है t बराबर 0, ये सब केस के अंदर वैलिड है, चाहे वो आपके पास सर्किल हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, अवरत हो, चाहे परवलय हो, चाहे दीर्घवृत्त हो, चाहे अति परवलय हो, सबके लिए जिम्मेदार है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, सबके लिए यही फॉर्मूला आपका जिम्मेदार है। कैसे करते हैं मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था, ध्यान रखिएगा बेटा। जो भी बच्चे नए हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं कि कल की जो क्लास है ना, आज सर्किल आपका कंप्लीट हो जाएगा, और कल बेटा इस क्लास को भूलकर भी मिस मत करना, पैराबोला की क्लास। और अगर हो सके तो अपने जो भी दोस्त, जिनको मुझे पता है कि जिनके 20+ मार्क्स भी आते हैं ना, तो वो भी इन तीनों टॉपिकों से तो बहुत ही ज्यादा डरता होगा। तो ये कल मैं इस टॉपिक को भूत बना दूंगा। जो बोल दिया ना, इसे मान लो कि ये टॉपिक मेरे फेवरेट टॉपिक है, उनमें से एक है, फेवरेट तो सारे ही है। तो ये मान लो कि पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला दिल दिमाग के अंदर उतार दूंगा, बिल्कुल स्कैन कर दूंगा। कुछ भी नहीं आता ना, पैराबोला का पी भी नहीं आता, वो भी सिखा दूंगा। तो आ जाना बेटा कल की क्लास में, ध्यान रखना, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स नहा धो के बैठ जाना कल की क्लास के अंदर। और ध्यान रखिएगा 11 बजे मुकेश सर की क्लास आने वाली है, और ये वाली क्लास, ठीक है, कल से पैराबोला स्टार्ट है। तो ध्यान रखिएगा t बराबर 0 इन सब के लिए वैलिड है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन है, वो मैं बता दूं आपके पास। इसकी लिमिटेशन, ये जो फॉर्मूला है ना, इसकी कोई ड्रॉबैक है, मतलब लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन भी आप लिख लेना, क्योंकि कई बार बच्चे गलती करते हैं। लिमिटेशन क्या है इसका लिमिटेशन ये है कि पॉइंट जब कर्व के ऊपर होता है, पॉइंट कर्व के ऊपर हो तभी वैलिड है, पॉइंट कर्व पर हो तभी ये वैलिड होता है, अदरवाइज नहीं होता। तभी वैलिड होता है, पॉइंट अगर कर्व के ऊपर होता है तभी वैलिड होता है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होता है। t बराबर 0 तभी लगता है जब पॉइंट कोई कर्व के ऊपर होता है, तभी लगता है, अदरवाइज नहीं लगता, है ना। चलो जी, अब मैं आपको एक नमूना सिखाता हूं कि सर इसके लिए हम किस तरीके से t बराबर 0 कैसे लगाते हैं, जरा देखिएगा, है ना। फिर उसके बाद में दूसरी टाइप की टेंजेंट आपको बताऊंगा। तो इसका नमूना यह है कि अगर आपको ऐसा दे रखा है सर x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर बराबर सर आपके पास a स्क्वायर, और बच्चा आपको ये बोल दिया कि a cos थीटा और a sin थीटा, ये आपके पास एक पॉइंट है, a cos थीटा और a sin थीटा। यहाँ पर आप इस कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन कैलकुलेट करो, ये क्वेश्चन आया। a cos थीटा और a sin थीटा पे कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा कि ये जो इक्वेशन है एक सर्किल की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है? सर्किल की इक्वेशन है। और सर्किल की इक्वेशन के लिए टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए अपन फॉर्मूला काम में लेते हैं, क्या? t बराबर 0। और t बराबर 0 के अंदर आपके पास यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक्स स्क्वायर। मैंने आपको कहा कि एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दो एक्स x1 से, और वाई स्क्वायर को रिप्लेस किससे कर दो? वाई y1 से, और कॉन्स्टेंट को क्या रख दो? कॉन्स्टेंट। सर ये जो पॉइंट है आपके पास कोऑर्डिनेट, ये है x1,
और ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है आपका y1, x1 और y1 यहाँ पे पुट कर लो। यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा a x cos थीटा प्लस आपके पास क्या आ जाएगा a y sin थीटा और इक्वल टू आपके पास a स्क्वायर। a से अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या आ जाएगा x cos थीटा प्लस आपका y sin थीटा और इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा a। सर ये आपके पास इस कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन आएगी। क्या आएगी? कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, हाँ भाई समझ में आया कि नहीं आया? ये वाली चीज समझ में आ गई होगी कि टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं बच्चा। आपने कहा कि सर आपने ये कहा है कि ये तो सर्किल के लिए वैलिड है और आप ये कह रहे हो सर पैराबोला के लिए भी वैलिड है। बिल्कुल एग्जैक्टली वैलिड है। जैसे मान लो कि सर ये पॉइंट आपके पास है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, वाई स्क्वायर बराबर 4ax और इसके अंदर आपके पास ये पॉइंट है 80 स्क्वायर और 280, 80 स्क्वायर और 280। क्या सर इस पर टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं? क्या टेंजेंट की इक्वेशन निकालें क्या? लो जी, ये आपके पास पैराबोला की इक्वेशन आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे कौन सी किसका इक्वेशन आता है वो मैं सब आपको आइडेंटिफाई करना सिखा दूंगा। वाई स्क्वायर बराबर 4ax ये आपके पास परवलय का समीकरण है, एक्स एक्स की तरफ खुलने वाला। और एक पॉइंट है 80 स्क्वायर और 280, इस पर आप परवलय की स्पर्श रेखा का समीकरण याद करो। तो मेरा मुद्दा क्या था कि ये पॉइंट क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, वो देखो कि सर आप 80 स्क्वायर यहाँ पे रखोगे तो 4a स्क्वायर टी स्क्वायर और इधर रखोगे तो 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। बिल्कुल सर सेटिस्फाई है। और कर्व के ऊपर अगर होता है, कर्व के ऊपर अगर कोई पॉइंट होता है तो इसको निकालते हैं किससे? t बराबर 0 से। और t बराबर 0 में क्या कि सर वाई स्क्वायर की जगह लिखते हैं वाई y1। क्या लिखते हैं? वाई y1 बराबर 4a। x की जगह क्या लिखा जाएगा सर? x की जगह लिखा जाएगा x प्लस x1/2 लिखा जाएगा। तो ये आपका इससे कैंसिल हुआ ऐसा। तो ये आएगा आपके पास क्या? वाई y1 बराबर 2ax प्लस x1। ये आपके पास आया। तो यहाँ पर देखो x1 की वैल्यू तो ये रही और ये रही आपके पास y1, वैल्यू टिका दो, आंसर आपके पास आ जाएगा। और ये आपके पास पैराबोला की टेंजेंट भी आपके पास आ गई। एक ही साथ में अपन ने दो दो कर लिए भाई, एक पंथ दो काज। t बराबर 0 पढ़ा था सर्किल के लिए, लेकिन सर ये अपन ने पढ़ लिया चार चीजों के लिए, कोनिक सेक्शन, परवलय, हाइपरबोला, इलिप्स, सबके लिए अपन ने टेंजेंट की इक्वेशन पढ़ ली है। उम्मीद है नमूना आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। तो बेटा मैंने आपको एक टाइप की जो इक्वेशन बताई टेंजेंट की वो बताई मैंने t बराबर 0 से, और दूसरी जो इक्वेशन मैं आपको बताऊंगा, अगर मान लो सेकंड टाइप जो आपके पास इक्वेशन है, मान लो सर ये आपके पास एक सर्किल है और इस सर्किल के अंदर एक लाइन है, ये वाली लाइन, ये लाइन है सर आपके पास y बराबर mx प्लस का c, y बराबर क्या है? mx प्लस का c। और इस सर्किल की इक्वेशन आपको कुछ दे रखी होती है, ये दे रखा है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आपके पास ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये लाइन इस सर्किल को टच करती है तो वो होता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। क्या होता है? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, मतलब स्पर्शता का प्रतिबंध। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, टेंजेंसी का मतलब होता है हिंदी के अंदर स्पर्शता, स्पर्शता का प्रतिबंध। और वो मैंने आपको बताया था स्पर्शता का प्रतिबंध होता है c बराबर a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। क्या? c बराबर a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये स्पर्शता का प्रतिबंध होता है। और इसी c की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो मेरे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो आपके पास है वो होगी सर y बराबर mx और c की वैल्यू ये रही। c की वैल्यू क्या है? ये है आपके पास a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। एक्चुअल के अंदर ये जो होता है ना ये प्लस माइनस में आता है, तो ये भी आपके पास एक इक्वेशन होती है। सर ये कब काम में लेनी है और वो कब काम में लेनी है, ये भी तो लोचा है। t बराबर 0, एक आपने ये दे दिया, दोनों को अलग अलग कब यूज करें? तो जब भी आपको स्लोप गिवन हो, ये वाली इक्वेशन आपको तब यूज करनी है जब आपको स्लोप गिवन हो। स्लोप का मतलब ढाल। अगर आपको ढाल अगर गिवन हो, स्लोप इज गिवन, तब आपको ये वाली इक्वेशन यूज करनी है। कैसे बताता हूं बेटा, एक बार इक्वेशन को याद कर लो। y बराबर mx प्लस c और c की जगह क्या कंडीशन होती है? a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, जहां पर a तो क्या है? a है सर्किल की रेडियस। ठीक है, इस केस के अंदर सर्किल की क्या होती है? रेडियस। और m क्या होता है? लाइन का स्लोप, ढाल। और ढाल निकालते हैं कितने तरीकों से? ढाल निकालते हैं डायरेक्ट दिया हुआ होता है या टेन थीटा से निकाल लेते हैं, ऐसे बहुत सारी कंडीशन आपको दे रखी होती है। नमूना बताता हूं कि नमूना क्या होगा आपके पास। क्लियर हुआ? आ गई बात समझ में? हाँ देखो नमूना देखो, इसका बेस पर आपके पास एक नमूना है और वो नमूना कैसा है जरा देख लेते हैं। नमूना देखो कि सर एक इक्वेशन आपको दे रखी है, ये सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आपके पास 25। इस सर्किल पर
इस सर्किल पर एक्स एक्सिस से 60 डिग्री कोण बनाने वाली, 60 डिग्री कोण बनाने वाली, एंगल बनाने वाली टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। ये आपके पास एक सर्किल दे रखा है और इस सर्किल पर एक्स एक्स से 60 डिग्री कोण बनाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण आपको निकालना है। ये क्वेश्चन है अपना। तो ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस क्वेश्चन की थीम क्या है। जो दिल से फीलिंग आती है ना वो ऐसी ही आती है। जो फीलिंग आती है ना वो ऐसे ही आती है। जैसे मैं आपको बात करूं कि मान लो कि आपका सिलेक्शन होने के बाद में कहीं अपनी बात चलेगी, कहीं ना कहीं तो जुगाड़ होगा भैया, जुगाड़ तो होगा ही कहीं ना कहीं। तो आपको क्या हुआ कि पहले बता दिया भाई साहब देख लड़की है, थोड़ी सी काली काली सी सांवली सी लड़की है और आंखें उसकी गुलाबी है, ऐसे आपको अलग अलग बातें बता दी। तो आप क्या करोगे कि आप सोचते रहोगे। कई बार तो आपके मन में ये फीलिंग आएगी यार वो क्या पता माधुरी के जैसे लगती है। कई बार आप सोचोगे यार वो तो दीपिका पादुकोण के जैसे लगती है। ऐसे सोचते रहोगे। लेकिन अगर आपके सामने उस देवी को प्रकट कर दिया, आपके सामने उस देवी को प्रकट कर दिया, तो आप नजरें मिला लोगे, आपको रियल के अंदर वास्तविकता पता चल जाएगी कि यार ये तो बिपाशा बसु जैसी है। समझ गए ना बात। तो ये है, तो मैं आपको वास्तविक इस देवता के दर्शन करा रहा हूं, आपने देवी के दर्शन करोगे, मैं देवता के दर्शन करा रहा हूं आपको, है ना। समझो। तो समझो आपके पास एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का कोण बनाने वाली स्पर्श रेखा। तो वास्तविकता के अंदर आपको ये पता चलना है कि कोऑर्डिनेट तभी समझ में आती है, कोऑर्डिनेट समझ में तभी आती है जब देवता के दर्शन हो जाए। ठीक है। हाँ, तो ये आपके पास सर्किल है सर, ये आपके पास एक सर्किल है, ये रहा सर्किल। और इस सर्किल एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बनाने वाली, अब देखो 60 डिग्री एंगल बनाने वाली लाइन किधर आएगी। ये लो जी, टेंजेंट होनी चाहिए, स्पर्श रेखा होनी चाहिए और एक्स एक्स से कितना डिग्री एंगल बनना चाहिए, 60 डिग्री। तो एक्चुअल के अंदर इस देवता की फोटो ऐसी होगी। अब आपको क्या पता चला कि सर एंगल दे रखा है और एंगल दे रखा है तो स्लोप कैलकुलेट किया जाता है m बराबर tan थीटा से। तो m बराबर tan 60 आ जाएगा और tan 60 बराबर कितना कि सर हमारे को स्लोप पता चल गया, स्लोप पता चल गया। ठीक है, m आपको पता चल गया और आपको ये भी पता है कि a बराबर क्या होता है, रेडियस होती है। सर्किल की क्या होती है, रेडियस, मतलब त्रिज्या। और रेडियस कितनी है आपके पास, 5। अब अपन इक्वेशन निकाल सकते हैं कैसे कि सर y बराबर एम एक्स प्लस सी बराबर आपके पास होता है a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। क्या, a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। आप कहोगे कि सर यहाँ पर प्लस माइनस लगाने का क्या चक्कर है। तो इस प्लस माइनस का चक्कर यह है कि एक टेंजेंट तो इधर हो सकती है 60 डिग्री एंगल बनाने वाली, और दूसरी देवी इधर भी तो हो सकती है। ये दूसरी देवी है सर, ये 60 डिग्री एंगल बनाने वाली। तो ऐसी कितनी टेंजेंट हो सकती है, 60 डिग्री एंगल बनाने वाली 2 टेंजेंट हो सकती है, एक ये और एक ये। इस वजह से अपन क्या यूज करते हैं इसमें, प्लस माइनस। तो y बराबर m की वैल्यू आपको दे रखी है स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर रूट 3x और प्लस माइनस a की वैल्यू क्या है, रेडियस। तो ये आ जाएगा 5 अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो 3, तो क्या बच जाएगा 2। तो एक्चुअल के अंदर इक्वेशन जो आपके पास आएगी अंडर रूट 3x प्लस माइनस आपके पास 10। बोलो आया क्या समझ में, बोलो टाइप कर दो, है समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट बता दो। हाँ, देवी जी को प्रणाम ही करना बेटा, फटाफट से बताओ यस नो यस नो यस नो, समझ में आया कि नहीं आया। केवल अपने पास जब स्लोप की कंडीशन दे रखी हो ना, पॉइंट दे रखा है कर्व के ऊपर, तब तो आप t बराबर 0 से कर लेना। लेकिन अगर स्लोप के बारे में कहीं पे बता दिया जाए तो इस वाले तरीके से कर लेना, है ना। हाँ, स्लोप वाले तरीका ये है, जब आपको स्लोप दे दिया जाए तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको इक्वेशन याद रहनी चाहिए, ये वाली इक्वेशन। m क्या है, लाइन का स्लोप, और स्लोप कैसे निकालते हैं, टेन थीटा से। a क्या है, ये है रेडियस, और रेडियस इस सर्किल की इक्वेशन से निकाल ली। ठीक है, लेकिन ये लगता है जब सिंपलेस्ट फॉर्म हो तभी लगता है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, वैसे ये मान के चलो आपके एग्जाम में जो आएगा ना वो पॉइंट हमेशा कर्व के ऊपर ही होगा, t बराबर 0 से काम हो जाएगा, t बराबर 0 से आपका काम आसान हो जाएगा। चलो बच्चा, इसके अंदर आपको ऐसे और पूछ लेते हैं। चलो, टेंजेंट से रिलेटेड आपको जो चीजें पूछी जाएगी वो इतनी ही पूछी जाएगी, है ना। अच्छा बेटा, मैंने बता दिया है वापस। अच्छा, चलो जी, आगे की गणित करते हैं, और वो है आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल का मतलब होता है अभिलंब। तो अब अपन कैलकुलेट करेंगे सर अभिलंब का समीकरण। क्या, अभिलंब का समीकरण। देखो जरा सुनो और समझो कि अभिलंब क्या होता है सर।
अभिलंब क्या होता है? अभिलंब वही होता है जो अपना परमानेंट हो जाए, मतलब जो दिल से गुजर जाए वो चीज होती है। और सर्किल का दिल कहाँ होता है बेटा? सर्किल का दिल होता है इसके सेंटर पे, इसके सेंटर पे ये रहा, ये होता है नॉर्मल। इसके लिए क्या गिवन होगा? इसके लिए आपको एक पॉइंट गिवन होगा, इसके लिए एक पॉइंट गिवन होगा x1, y1, और ये रहा आपका क्या? सेंटर। तो यहां पर एक नोट डाल के मैं लाइन लिख देता हूं कि नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल जो होता है सर्किल का, जो नॉर्मल होता है ऑलवेज पासेस, नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर ऑफ सर्किल। तो ये वाली चीज नोट डाल के लिख लेना कि सर्किल का जो अभिलंब होता है, सर्किल का जो अभिलंब होता है नॉर्मल, वो हमेशा कहां से पास होता है? सेंटर से। ये व्यास के जैसा ही होता है, टेंशन की जरूरत नहीं है, डायमीटर के जैसा का जैसा ही होता है। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे? इसकी इक्वेशन के लिए आपके पास इस सर्किल की इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस आपके पास 2gx प्लस आपके पास 2fy और प्लस आपके पास c बराबर 0। ये आपको एक तो देखो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपको गिवन है, और इस सर्किल की जो इक्वेशन है वो आपको गिवन है। दो चीजें दे रखी होगी, एक तो पॉइंट दे रखा होगा और एक सर्किल की इक्वेशन। आप क्या निकालोगे? सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट, इस सेंटर के कोऑर्डिनेट, और वो क्या होगा आपके पास? माइनस का जी और माइनस का एफ। क्या? माइनस का जी और माइनस एफ। याद करवाया था गर्लफ्रेंड के नाम से, याद हो तो। ऐसी इक्वेशन के अंदर सर्किल का सेंटर क्या होता है? गर्लफ्रेंड, माइनस जी और माइनस एफ। और ये पॉइंट भगवान के दया से अपने को पता होगा जहां पे अपने को क्या निकालना है? नॉर्मल निकालना है। क्या निकालना है? नॉर्मल अभिलंब। अभिलंब हमेशा सेंटर से पास होता है, तो ऐसी जो लाइन है ना, उस लाइन की जो इक्वेशन आपके पास होती है वो होता है x माइनस x1 अपॉन x1 प्लस जी, x माइनस x1 अपॉन x1 प्लस जी, और y माइनस y1 अपॉन y1 प्लस एफ। ये आपके पास सर्किल का क्या होता है? नॉर्मल होता है। क्या होता है? सर्किल का नॉर्मल इक्वेशन। ये होती है सर्किल की नॉर्मल की इक्वेशन, याद कर लो। x माइनस x1 अपॉन x1 प्लस जी और y माइनस y1 अपॉन y1 प्लस एफ। x1 y1 तो पॉइंट जो सर्किल के ऊपर गिवन होगा, ये पॉइंट आपको गिवन होगा कि इस पॉइंट पे निकालो। दूसरा, आपको ये जो माइनस जी और एफ है ना, वो सर्किल में इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट से कैलकुलेट कर लेने हैं। आया क्या समझ में? हाँ जी, चलो जी, ठीक है। अच्छा, चलो जी, देखो इसी इसके बेस पे एक नमूना बताता हूं आपको। इसका नमूना अपन सोल्व करते हैं। इसके बेस पर नमूना देख लो, क्या नमूना होगा कि सर आपको ऐसा दे रखा है, एक सिंपल सी इक्वेशन ले लेता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आपके पास है 25। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आपके पास 25 है, और एक बिंदु आपको दे रखा है -3, -4। -3, -4 पर नॉर्मल की इक्वेशन बताओ। -3, -4 पर नॉर्मल की इक्वेशन बताओ। तो बेटा याद रहना चाहिए प्रत्येक बच्चे को कि नॉर्मल होता क्या है। सबसे पहले तो यही, नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल होता है, नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है। और वो क्या है कि सर सर्किल अगर ऐसा हो, सर्किल अगर ऐसा हो तो इस सर्किल पर ये आपके पास सर्किल की पोजीशन है, और इस सर्किल पर एक पॉइंट दे रखा है, उस पॉइंट का जो नॉर्मल होगा, उस पॉइंट पे जो नॉर्मल निकालेंगे वो सेंटर से पास होगा। कहां से पास होगा? सेंटर से। तो ये वाली चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। इस इक्वेशन के केस में बेटा ये तो है आपका x1 और ये है y1, ठीक है। ये है x1 और y1 जिस पॉइंट पर निकालते हैं, और g होता है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब x का गुणांक, वो क्या होता है? g होता है। तो g की वैल्यू क्या है? इसके अंदर x का गुणांक है ही नहीं। और f जो आपके पास होता है वो होता है y का कोफिशिएंट, और y का कोफिशिएंट भी क्या है? 0। अब इक्वेशन क्या होती है कि सर x माइनस x1 अपॉन x1 प्लस का g होता है, और y माइनस y1 अपॉन y1 प्लस एफ होता है। अब इसके अंदर वैल्यू रख लो और आंसर आपके आ जाएगा। क्या आएगा बोलो? कि सर x प्लस 3 अपॉन जी की वैल्यू तो 0 है और x1 की वैल्यू -3 है, बराबर आपके पास y माइनस y1 मतलब y प्लस 4 बटा आपके पास y1 कितना आ जाएगा? -4। माइनस से माइनस कटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या? कि सर 4x प्लस का 12 बराबर आपके पास 3y प्लस आपका 12। इससे आपका ये कटा और आपका आंसर आ जाएगा क्या? कि 4x बराबर आपका 3y। क्या? 4x बराबर 3y। बोलो आया क्या? 4x बराबर 3y, 4x बराबर 3y, 4x बराबर 3y। बेटा हाँ, यहाँ पे इधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस आएगा। एक बच्चे ने 4x प्लस 3y लिखा, गलत है। इसको इधर ट्रांसफर करने से माइनस आ जाएगा। क्लियर हुआ बच्चा? ये बात बहुत बढ़िया।
हाँ बहुत बढ़िया। तो ये वाली बात है, ये आपके पास कंडीशन लगती है सर नॉर्मल के अंदर, कंडीशन लगती है किस में लगती है, नॉर्मल में। अगली बात, अगला टॉपिक आज मुझे फिनिश करना है इसको, है ना, तो फटाफट फटाफट मैं आपको टॉपिक जो बचे हुए हैं उसको डील करवा देता हूँ। चलो बच्चा आगे चलते हैं और आगे एक और नया पॉइंट निकालते हैं, वो है आपके पास लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखा, लेंथ मतलब लंबाई, इसका मतलब स्पर्श रेखा की लंबाई हम कैलकुलेट करेंगे। क्या, स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई। तो ये स्पर्श रेखा की लंबाई आपके पास क्या होगी, इसकी लेंथ आपके पास कितनी बनेगी वो जरा देख लेते हैं। स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, समझना बात को, स्पर्श रेखा की लंबाई आपके पास क्या होगी, है ना। स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी समझना पहले तो। स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, मान लो कि सर पॉइंट, ये आपके पास एक सर्किल है, ये आपके पास क्या है, एक सर्किल है, और इस सर्किल के बाहर आपको एक पॉइंट दे रखा है, ठीक है। वहां से आपने क्या करी, सर्किल पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, ये पॉइंट आपको क्या होगा, गिवन होगा, है ना। ये सर्किल आपके पास क्या होगा, गिवन होगा, और आपने क्या कर दिया, इस गिवन पॉइंट से सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ कर दी। तो ये जो आपके पास स्पर्श रेखा होगी सर्किल को जहां पे टच करेगी, ये है टचिंग पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच में जो दूरी होती है वही क्या होती है, स्पर्श रेखा की लंबाई। किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई, ये स्पर्श रेखा इस सर्किल को जिस पॉइंट पे टच कर रही है ना, उस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो होती है स्पर्श रेखा की लंबाई। और वो कैसे निकालते हैं सर, वो निकालते हैं L बराबर होता है √S1। क्या होता है सर, √S1। कि सर ये क्या चीज है, ये क्या वाला है, S1 कहां से आ गया, S1 कहां से आ गया। तो मैं आपको बताता हूं कि S1 सर ये पॉइंट आपके पास गिवन होगा, x1, y1 ये पॉइंट आपको गिवन है, और इस सर्किल की इक्वेशन गिवन है। ये मैंने मान लिया कि x² प्लस का y² प्लस आपके पास 2gx प्लस आपके पास 2fy और प्लस आपके पास क्या, c1c। ये सर इक्वेशन आपको गिवन है, जो सर्किल की इक्वेशन है। एक पॉइंट आपको गिवन है, बाहर पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जब आप इसमें रखोगे, ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को बोला जाता है क्या, s। इस इक्वेशन को बोला जाता है s। और इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर x की जगह x1, y की जगह y1 अगर आप रखोगे तो आ जाएगा आपका s1, x1² प्लस y1² प्लस आपका 2gx1 प्लस आपका 2fy1 और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा c। तो ये जो चीज होती है वो क्या होती है, आपकी s होती है। क्या होती है, s, ये होता है s। और इस पूरे का जब अंडर रूट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, स्पर्श रेखा की लंबाई। क्या आ जाएगा, स्पर्श रेखा की लंबाई। एक बच्चे ने लिखा है एक बार फिर प्यार में भारी गिरावट आई है। बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल सही बोला है बच्चे। 725 बच्चे लाइव है, और लाइक की जो संख्या में देखूं तो 557 लाइक है। ये कहाँ भाई साहब है, क्या कमी रह गई मेरे प्यार में आपके लिए, है। मत करो लाइक, पाप लगेगा तुम्हें सबको। चलो जी, ये वाली बात है आपके पास किसमें, S1। अंडर रूट कर देंगे बेटा इसका ना, इसका अंडर रूट करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, स्पर्श रेखा की लंबाई। ये फोटो खींच लो दिमाग में इसका, इसके बाद में एग्जांपल बताता हूं। लेकिन ध्यान रखिएगा बेटा, ध्यान रखिएगा, अगर मान लो कि आपके पास S1 बराबर 0 आ जाए, और S1 अगर आपके पास पॉजिटिव आ जाए और S1 नेगेटिव आ गया, S1 0 आ गया, इसका मतलब S1 0 का मतलब ये पॉइंट कर्व के ऊपर है, पॉइंट इज ऑन द सर्किल। मैंने याद करवाया था लोकेशन ऑफ ए पॉइंट, याद है क्या आपको, मैंने पॉइंट की पोजीशन करवाई थी आपको, तो वो वाली वैलिड यहां पे भी है। अगर ये वाली जगह होती है, पॉइंट अगर बाहर होता है तो S1 > 0 होता है। पॉइंट अगर उठ के इसके पास में आ जाता है तो S1 बराबर 0 होता है। पॉइंट अगर अंदर होता है तो ध्यान रखना, जब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव संख्या आ गई तो इसका मतलब वो पॉइंट सर्किल के अंदर था, वो पॉइंट सर्किल के अंदर था जहां से अपन टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं कर सकते। और टेंजेंट जब ड्रॉ ही नहीं कर सकते तो उसकी लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, इस वजह से आपके पास। ठीक है, चलो जी, अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं इसका। जरा नमूना देख लो एक, और वो नमूना क्या होगा देख लो, भगवान की दया से आ ही जाए क्वेश्चन। तो आपके पास ऐसा दे रखा है x² प्लस का y² माइनस आपके पास 2x प्लस आपके पास 3y और माइनस का 6 बराबर आपके पास एक 0। ये आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है, और इस इक्वेशन के अंदर आपको एक कोऑर्डिनेट दे रखा है -3,4। -3,4 एक पॉइंट है, -3,4 से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई।
-3,4 से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बताओ कितनी होगी। एक एक बच्चा कमेंट कर देगा। 700 बच्चे लाइव है तो मुझे दिखने चाहिए 700 कमेंट। खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको निकालनी है। लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी होगी, फटाफट से बता दो। लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी होगी। -3,4 से इस कर्व पे खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, बोलो फटाफट बोलो। सबसे पहले देखिए किसका आंसर आता है, फटाफट से बोलो। हाँ नहीं, इसके अंदर चलेगा। x2 y2 का कोफिशिएंट 1 हो कि नहीं हो, ये चलेगा, सबका चलेगा, इसके अंदर चल जाएगा। √37 अंकित यादव ने दिया है बच्चे ने। हर्षित अवस्थी ने सबसे पहले दिया है √37। क्या बात है यार, अब तो सारे बच्चों के आंसर दिख गए मुझे। √38, एक बच्चे के एक ज्यादा आ गया है। √37, चलो जी मिल गया, सही है। आप क्या करोगे, आप लेंथ जब निकालना हो तो √S1 करते हैं, वैल्यू रखो इन पॉइंटों की, x और y की जगह स्क्वायर रूट कर दो, सारे चीजें एक ही साइड ट्रांसफर करके यहाँ पे रखोगे तो आपके पास कितना आएगा 9 प्लस का 16 प्लस आपका कितना आएगा 6 प्लस आपका कितना 12 और माइनस का 6 और इस पूरे का क्या कर दो, स्क्वायर रूट कर दो। लो जी काम हो गया। कैसर ये 6 से आपका 6 कट गया, तो इसका मतलब आपके पास 9 से 15 2 17 और ये आपके पास √37। इस कर्व पर टेंजेंट की जो लेंथ आपके पास आएगी √37 आएगी, √37 आएगी। नॉर्मल की लेंथ नहीं होती है बेटा, नॉर्मल की लेंथ नहीं होती है, नॉर्मल तो सेंटर से पास होता है, नॉर्मल की लेंथ नहीं होती है, टेंजेंट की लेंथ होती है। समझ गए? हाँ जी, नॉर्मल में नहीं होती है बेटा, नॉर्मल की लेंथ थोड़ी होती है। नॉर्मल तो भाई साहब आपके पास इनफाइनाइट लाइन होती है, नॉर्मल इनफाइनाइट लाइन होती है, लेकिन नॉर्मल डायमीटर के जैसा ही होता है। डायमीटर यहां से यहां तक होता है तो डायमीटर बराबर तो 2r हो जाता है। नॉर्मल की लेंथ जो होती है इनफाइनाइट होती है। चलो जी आगे चलते हैं। आगे वाला आपके पास एक पॉइंट और बच गया है, रिलेटिव पोजिशन ऑफ टू सर्किल। रिलेटिव पोजिशन ऑफ टू सर्किल, रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्किल्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करिएगा। रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्किल, कई बार 2 सर्किल आपको दिए जाते हैं और उन दोनों सर्किलों की आपके पास रेस्पेक्टिव पोजीशन पूछी जाती है और उनके बेस पे कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं कि कॉमन टेंजेंट कितनी होगी, है ना, कुल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो इसके 5 केस बनते हैं। पहला जो केस आपके पास बनता है, यहाँ पर 2 ही केस आ पाएंगे। पहला केस तो आपके पास ऐसा है कि एक सर्किल तो अगर आपके पास ऐसा हो और दूसरा सर्किल आपके पास ऐसा हो, दोनों सर्किल दूर दूर, लेकिन दूरियां सर कितने दिन चलेगी, कहीं ना कहीं तो मुलाकात होगी, बिल्कुल होगी। लो जी मुलाकात करवा दिए कि एक बार तो बिल्कुल दूर दूर सर्किल है, सर्किल क्या है दूर दूर है, और यहाँ पर क्या है 2 सर्किल पास में है। ये जो सर्किल है ना, इसको अपन पास पास में लाते रहेंगे, पास में। पहले तो दोनों सर्किल क्या है दूर दूर है और थोड़ा सा पास में लाए तो स्पर्श कर गए, है ना। चलो जी तीसरी कंडीशन बताओ सर। तीसरी कंडीशन है कि सर ये पास में आए और कुछ और भी बातें इनके साथ में हुई, ठीक है, तीसरी कंडीशन। चौथी कंडीशन लो जी सर, फोर्थ कंडीशन जो आपके पास है सर्किल की, वो इंटरनली टच कर गया। और उसके बाद में जो कंडीशन है आपके पास, एक सर्किल तो ऐसा और दूसरा सर्किल आपके पास ऐसा, ये कंडीशन है 5 कंडीशन। 2 सर्किलों की कंडीशन क्या है आपके पास 5 होती है, वो क्या क्या होती है। पहले तो 2 सर्किल दूर दूर, उसके बाद में एक बार मुलाकात हुई, नजरें मिली और एक बार मुलाकात हो गई, बिल्कुल पास में आ गए। उसके बाद में और ये मुलाकातें चलती रही, फोन पे बात होती रही, लेटर वेटर पहुंचते रहे टाइम पे, और मुलाकात हुई है, और मुलाकात हुई तो बात थोड़ी और बढ़ गई। उसके बाद में बात और ज्यादा बढ़ गई तो ये वाली कंडीशन। उसके बाद में जब घर वालों को पता चला कि यार इनका करवा दो, फेरे करवा दो, तो उसके बाद में ये दोनों एक ही घर में रहने लग गए। 5 कंडीशन थी, पहले तो मुलाकात नहीं हुई, फिर नजरें मिली, प्यार हुआ, उसके बाद में दोनों इंटरसेक्ट हुए, तो ये 5 कंडीशन बनती है 2 सर्किल जब रेस्पेक्टिव पोजीशन हो, ठीक है। लेकिन इनकी सारी चीजें अपन समझेंगे, है ना, सारी चीजें समझेंगे क्या क्या होता है इनके अंदर। तो बच्चा समझना कि कैसे अपन इनकी कंडीशंस निकाल सकते हैं। ये पहला सर्किल है, इसका सेंटर C1 है। दूसरा जो सर्किल है इसका सेंटर है C2। पहला जो सर्किल है उसकी रेडियस जो है वो है स्मॉल r1 और दूसरा जो सर्किल है उसकी रेडियस है आपके पास क्या r2। समझ जाना, ये सेंटर है C1 C2, इसकी रेडियस r1, इसकी रेडियस आपके पास r2। सेम आपके पास हर केस के अंदर ऐसा ही होगा, इसका सेंटर C1, इसका सेंटर C2, इसकी रेडियस r1 और इसकी रेडियस आपके पास क्या है r2। तो मेरा जो मुद्दा है वो यही है कि
दोनों अपन चीजें जो कैलकुलेट करेंगे वो दोनों चीजें क्या क्या होगी। एक तो अपन करेंगे दोनों सेंटरों के बीच में डिस्टेंस। पहली कंडीशन के अंदर मैं आपसे जवाब चाहता हूं, जवाब देना दे कि मुझे ये बताओ कि दोनों सेंटरों के बीच में जो डिस्टेंस है, दोनों सेंटरों के बीच की जो डिस्टेंस है, एक तो ये और एक इन दोनों का योग R1 और R2 का योग, इसमें से कौन सा ज्यादा है। दोनों सेंटरों के बीच में डिस्टेंस और दोनों की रेडियस जो है त्रिज्याओं का योग, वो कौन सा ज्यादा है वो बताओ आप। कि सर C1 C2 है दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी। फिर से लिख लेना C1 C2, नहीं तो भूल जाओगे C1 C2 क्या था। C1 C2 है दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, सेंटर के बीच में डिस्टेंस। और एक है आपके पास दोनों त्रिज्याओं का योग R1 प्लस R2 की। बताओ सर ज्यादा कौन सा होगा। कि सर यहाँ पे तो केंद्र बहुत ज्यादा है, दूरियां ज्यादा थी, तो इस कंडीशन के अंदर आपके पास ये होगा पहली कंडीशन। केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग से क्या है, ज्यादा है। C1 C2 का मतलब समझ गए। C1 C2 का मतलब लिख लो, मुझे पता है भूल जाओगे आप। दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, वो क्या है आपका C1 C2। नमूना बताऊंगा तब और क्लियर हो जाएगा। तो पहली कंडीशन ध्यान रखना, जब केंद्रों के बीच की दूरी ज्यादा है तो कोई मुलाकात नहीं होगी सर, कोई मुलाकात नहीं होगी। केंद्रों के बीच की दूरी ज्यादा है, दूरियां ज्यादा है R1 प्लस R2 से, तो कोई मुलाकात नहीं होगी। फिर क्या हुआ कि मुलाकात हुई, आंखें मिली, प्यार हुआ है, ये वाली। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस के अंदर आप देख लो, मुझे बताओ कि C1 C2 इन दोनों केंद्रों के बीच में जो डिस्टेंस है, ये वाले जो डिस्टेंस है वो, और एक आपके पास R1 है, दूसरा है R2। बताओ कौन सा ज्यादा। त्रिज्याओं का योग और केंद्रों के बीच की दूरी में क्या रिलेशन है कि सर ये दोनों बराबर है। C1 C2 बराबर R1 प्लस R2। कई बार गोत्र वोत्र नहीं मिलाते क्या, तो गोत्र वोत्र मिलाते हैं, तो यही तो है जुगाड़, तभी तो बैठता है। हाँ भाई गोत्र बराबर है, गोत्र क्या है, बराबर है। 36 गुण बराबर है, 36 गुण बराबर, एक काम तो बैठ गया। चलो C1 C2 बराबर R1 प्लस R2 अगर आपके पास आ जाता है, केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग के बराबर आ जाती है, तो सर्किल आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, सर्किल आपस में एक दूसरे को टच करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। दोनों सर्किल आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, है ना, दोनों इसमें बराबर होंगे। तीसरी कंडीशन क्या होगी, तीसरी कंडीशन में चलते हैं। तीसरी कंडीशन आपके पास ये है कि इसका सेंटर तो है सर C1 और इसका सेंटर है C2, इसकी रेडियस है आपके पास R1 और इसकी जो रेडियस है वो है आपके पास R2। अब क्या होगा कि सर अब आपके पास केंद्रों के बीच की जो दूरी है ना, केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो आपके पास R1 प्लस R2 से क्या हो जाएगी, कम। क्या R1 प्लस R2 से क्या हो जाएगी, कम। और R1 माइनस R2 से हो जाती है ज्यादा। दोनों के अंतर से तो क्या होती है, ज्यादा, और दोनों के योग से क्या हो जाती है, कम। तब सर्किल की जो कंडीशन बनती है वो बन जाती है AC। क्लियर हुआ बेटा। चलो जी, फिर आगे बढ़ते हैं कि सर इस सर्किल का सेंटर तो है C1 और इस सर्किल का सेंटर है आपके पास C2, तो केंद्रों के बीच में तो दूरी ये। अब इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो तो ये, इस वृत्त की त्रिज्या आपके पास ये। तो जरा देखो कि ये है सर आपके पास R1 और ये है आपके पास R2। जूम करके दिखाऊं, थोड़ा सा लगाओ इस पर कैमरा, और कैमरा लगाते हैं तो इसको जूम कर दूं, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा, क्योंकि बेटा ये अंदर से टच करने की बात है, ये अंदर की बात है, रूपा बनियान। चलो जी, ये जब अंदर से टच कर जाते हैं, ये वाली बात है, ये वाली बात है। तो सर ये है आपका सेंटर C1 पहले सर्किल का, और ये है आपके पास इस सर्किल का सेंटर C2। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है ना, C1 C2। इस सर्किल की रेडियस, इस वाले सर्किल की रेडियस, बड़े वाले सर्किल की रेडियस वो कितनी होगी, बड़े वाले सर्किल की रेडियस होगी इतनी, और वो क्या है, R1। अब मैं बनाता हूं छोटे वाले सर्किल की जो रेडियस है, छोटे वाले सर्किल की रेडियस कि सर वो कितनी, वो इतनी, और वो क्या है, R2। जरा आप मुझे बताओ कि अगर C1 इस R1 में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो ये वाली डिस्टेंस किसके बराबर, कि सर यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो R1 माइनस R2 के बराबर। और ये बेटा जब R1 माइनस R2 है तो ये C1 C2 भी तो है। इसका मतलब क्या कि सर R1 माइनस R2 का अगर मोड कर दूं और ये दोनों के सेंटरों के बीच में जब डिस्टेंस आ जाए तो वो होता है इंटरनली टच होता है, दिल पे चोट लगती है वो वाली बात है। तो ये वाली कंडीशन ध्यान रखना, मैंने इमेजिन करवा दिया है आपको। C1 और C2 केंद्रों के बीच में दूरी अगर त्रिज्याओं के अंतर के बराबर अगर आ जाए तो इंटरनली टचिंग होती है, इंटरनली टचिंग होती है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपके, और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कि ये चीज क्या है।
तो ये होता है सर R1 माइनस R2। R1 माइनस R2 का जो मोड है अगर वो C1 C2 के बराबर आ जाता है तो सर्किल इंटरनली टच करता है, इंटरनली टच करता है? अच्छा चलो जी, ये वाली बात क्या है कि सर इसके अंदर क्या हो जाता है, ये जो आपके पास त्रिज्याओं का अंतर है ना, ये जो त्रिज्याओं का अंतर है ये आपके पास C1 C2 से कम हो जाता है। R1 माइनस R2 जो आपके पास है, त्रिज्याओं का जो अंतर है अंदर, जब सर्किल एक दूसरे के अंदर चला जाएगा तो C1 C2 जो आपके पास होगा वो R1 माइनस R2 से भी कम हो जाएगा। R1 माइनस R2 से भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। C1 C2 R1 माइनस R2 से भी कम हो जाएगा जब सर्किल एक दूसरे के अंदर होंगे। आया बेटा, समझ में आया कि नहीं आया बताओ? है हाँ, कितने दिन हो गए क्लासेस शुरू हुए? बेटा प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये क्लास नंबर 48 है, नया बेस हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप जहां से स्टार्ट करना चाहो वहीं से, ऐसे मान लो कि मैं हमेशा बेसिक से ही पढ़ाता हूं। कल क्लास स्टार्ट करूंगा पैराबोला की में, है ना, इसी टाइम पर 11 बजे क्लास स्टार्ट होगी पैराबोला, बिल्कुल बेसिक से होगा। अपने दोस्त जो भी आना चाहे, है ना, सोना बाबू ओना बाबू सबको बुला लाना कल क्लास के अंदर, उनको भी सिखा देंगे, आर्ट्स वालों को भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक की जरूरत ही नहीं है, कॉन्सेंट्रिक में तो सेंटर सेम होता है, जरूरत ही नहीं है आपको, है ना। अब बताओ सर इसके केस में क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो बताओ। मैं अगर आपसे ऐसा पूछ लूं इस क्वेश्चन के अंदर, तो बताओ मुझे कॉमन टेंजेंट कितनी होगी, कॉमन टेंजेंट कितनी होगी इन दोनों सर्किलों में। पहली जो पोजीशन है उसमें बताओ दोनों की कॉमन टेंजेंट कितनी होगी। क्वेश्चन यही आता है कि कॉमन टेंजेंट बताओ दोनों की कितनी होगी, कॉमन टेंजेंट कितनी होगी दोनों सर्किलों की कॉमन टेंजेंट। अरे दोनों की कॉमन कितनी होगी, लेकिन वो टेंजेंट बतानी है, दोनों की कॉमन टेंजेंट कितनी होगी पहले मुझे ये बताओ। हाँ जी, बोलो 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 फटाफट से, क्या होगा मैं बता दूंगा सारी चीजें, पहले मुझे ये बताओ कि कितनी कॉमन टेंजेंट होगी। हाँ, अदरक लहसुन सबको ले आना हाँ जी, बताओ कॉमन टेंजेंट कितनी होगी। सर एक कॉमन, एक तो ये रही, दोनों की एक ही है, ये भी दोनों की एक ही है, इन दोनों की एक ही है, सर्किल में चल सकता है, ये डेली लाइफ में नहीं चलता है दो दो की एक एक हो। तो ये दो तो आपके पास ये हो गई, ये सर आपके पास 3 हो गई, ये आपके पास 4 हो गई, है ना। कितनी हो गई कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट का मतलब होता है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। क्या, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या जो इसको भी टच कर जाए इसको भी टच कर जाए, तो वो कितनी है, 4 है, इस केस में 4 है। आया बेटा समझ में, इस केस में कॉमन टेंजेंट कितनी है, 4 है। अगर मैं पूछूं इस केस में कितनी है, तो आप कहोगे कि सर एक तो कॉमन ये जा रही और एक ऐसे बीच में से चली गई और एक ऐसे चली गई, इसका मतलब इसमें कॉमन टेंजेंट, इस केस के अंदर कॉमन टेंजेंट जो आपके पास है, कॉमन टेंजेंट वो कितनी है कि सर वो है 3। इस केस में कॉमन टेंजेंट कितनी है, 3 है। इस केस में कॉमन टेंजेंट 3 है, उस केस में कॉमन टेंजेंट कितनी है, 4 है। आगे बढ़ते हैं कि सर इस केस में, अरे ये तो बिल्कुल भोला इंसान है बेचारा, कॉमन टेंजेंट अब लिख लेना बेटा, मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कॉमन टेंजेंट आपके पास इस केस के अंदर आपको पता चल जाएगा। इस केस में कॉमन टेंजेंट है 2, कि सर इसके केस में और कम हो गया। इसके केस में कॉमन टेंजेंट आपके पास, कॉमन टेंजेंट इसके केस में कॉमन टेंजेंट आपकी केवल एक ही बच गई। और सर इसके केस में कि सर इसके अंदर कोई भी कॉमन नहीं होगा, क्योंकि ये तो सर घर के अंदर चली गई, अब घर के अंदर बंदिश के अंदर आ गई, और बंदिश के अंदर आ गई तो ये दूसरों को देखने वाली बात ही नहीं है, खत्म, इसका मामला ही खत्म। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? केवल क्या निकालना है आपको, सेंटरों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है और रेडियस का योग करना है, बस उसी से आपको पता चल जाएगा और आपको ना आसानी से पता चल जाएगा क्वेश्चन के बारे में। चलो जी, मैं आपको लिखवाता हूं दोनों सर्किलों की रेस्पेक्टिव पोजीशन के रिलेटेड एक सवाल आपके सामने नमूना पेश करता हूं। मैंने कहा आपको दोनों सेंटरों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, दोनों की रेडियस का योग करना है या अंतर करना है, इसमें से कंडीशन मैच करवानी है कि कौन सी कंडीशन ठीक है। हाँ सर विंडो से देख लो चलो जी, अनारकली थोड़ी बनाना है भाई। चलो जी, हाँ भाई लिखता हूँ क्वेश्चन आपके सामने ऐसा है, इसके बेस पर एक नमूना देता हूँ और बहुत प्यारा नमूना आपके सामने वो होगा। हमेशा क्या करोगे आप, दोनों के सेंटरों के बीच में डिस्टेंस देखोगे
और दोनों के रेडियस का योग करोगे तो आपके पास दो सर्किल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 है, और दूसरा सर जो आपके पास है एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस आपके पास वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर और बराबर है 4। ये आपके पास दो सर्किल है, दो सर्किल लिखे हुए हैं। मैंने क्या कहा, आपको सेंटर निकालने हैं और रेडियस निकालनी है। सेंटर निकालने हैं, दोनों की रेडियस पता करनी है। चलो जी, पहला जो सर्किल आपके पास है, इस पहले सेंटर का, पहले सर्किल का जो सेंटर मेरे पास है वो क्या है सर, 0,0। इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस कैसे देखें कि सर इस वाली संख्या का वर्गमूल कर लो, इसकी रेडियस है आपके पास 1। कि सर इसका सेंटर कितना, सर इसका सेंटर होगा, आप इन दोनों को 0 के बराबर कर दो तो कितना आ जाएगा, 1,3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1,3। सेंटर पता चल गया दूसरे का, और रेडियस भी पता कर लो। रेडियस कितनी होगी, दूसरे की रेडियस कितनी है, 4। क्या, रेडियस 4। तो मुझे जरूरत पड़ती है C1 C2 की। C1 C2 होता है केंद्रों के बीच में दूरी। जब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, तो कौन से फॉर्मूले से, अरे वही फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस सर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये वाला ही फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं दूरी के लिए। तो दोनों सेंटरों के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे तो सर वो आएगा 1 प्लस का 9, इसका मतलब सर वो आया √10। √10 आया, √10 आपके पास आया। केंद्रों के बीच में दूरी कितनी आई, √10। अब अपन ये देखेंगे त्रिज्याओं का योग और अंतर करके देखेंगे। मान लो कि मैंने योग किया दोनों का, रेडियस का योग किया, तो 1 और 4 कितना हुआ रे, 5। और एक बार मैंने अंतर किया, R1 माइनस R2 किया, R1 माइनस R2 किया तो कितना आया आपके पास, एक में से 4 माइनस किया और इसका मोड भी करना होता है तो कितना आया, 3। तो आप मुझे बताओ कि ये जो वैल्यू है किससे ज्यादा है, केंद्रों के बीच में जो दूरी है ना, केंद्रों के बीच में जो दूरी वो है आपके पास 3 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, टेल मी समथिंग, है ना, हाँ 3 पॉइंट समथिंग। केंद्रों के बीच में जो दूरी है वो आपके पास R1 प्लस R2 से तो ज्यादा है, R1 माइनस R2 से कम है। मुझे बताओ भाई साहब, बताओ मुझे पहले रेडियस कितनी होगी। अच्छा, रेडियस ज्यादा लिख दी क्या, चलो भाई रेडियस को क्या कर देता हूं मैं, 2 कर देता हूं। रेडियस को मैंने 2 कर दिया, इसका मतलब आपके पास ये कितना आएगा, 3 आएगा। और ये अंतर जो आपके पास आएगा 1 माइनस 2, ये कितना आया, 1 आया। आप बताओ भाई साहब क्या कंडीशन होगी, दूसरे की रेडियस मैंने 2 कर दी है, पहले की रेडियस 1, दोनों के केंद्रों के बीच में दूरी है 3 पॉइंट समथिंग। तो सेंटरों के बीच में जो डिस्टेंस आपको दिख रही है 3 पॉइंट समथिंग है, त्रिज्याओं का योग ज्यादा है। तो मुझे बताओ कंडीशन आपको क्या ये मिली, क्या ये वाली कंडीशन आपको देखने को मिली, क्या ये वाली कंडीशन कि सर सेंटरों के बीच में जो डिस्टेंस आई है वो रेडियस के योग से क्या है, ज्यादा है। रेडियस की योग से ज्यादा कौन सी कंडीशन है, याद कर लो बेटा, ये रही कंडीशन कि सर सेंटर के बीच में डिस्टेंस रेडियस के योग से भी ज्यादा है। रेडियस के योग से भी ज्यादा है तो कौन सी कंडीशन, पहली वाली कंडीशन है। और पहली वाली कंडीशन के अंदर ये दोनों सर्किल जो होंगे वो एक दूसरे से अलग अलग होंगे, ये दूसरे से एक दूसरे से अलग अलग होंगे, ये वाली कंडीशन होगी। और इसके केस में आपको देखो, एक तो वो चीज पूछी जाती है दोनों सर्किलों की रेस्पेक्टिव पोजीशन बताओ, तो आप क्या कह दोगे कि सर इनकी तो मुलाकात ही नहीं होती है, डज नॉट मुलाकात ईच अदर, डज नॉट मुलाकात ईच अदर, दोनों से मुलाकात नहीं होती है। एक तो आपसे ये पूछा जा सकता है डज नॉट मुलाकात ईच अदर, और एक कॉमन टेंजेंट पूछा जा सकता है। तो बताओ कॉमन टेंजेंट कितनी होगी, अरे कॉमन टेंजेंट कितनी होगी, कॉमन टेंजेंट होगी बेटा 4। कॉमन टेंजेंट कितनी होगी, 4। बोलो आया क्या समझ है, हाँ जी आया कि नहीं आया समझ में, बताओ अच्छा, हाँ जुदा हो गए चलो बढ़िया है, क्वेश्चन ही ऐसा था सर हमने, हाँ चलो जी। तो यहां पर अपन ने ये देख लिया है, एक छोटा सा क्वेश्चन आपका एक सेगमेंट का थोड़ा सा और बच जाता है, मैं वो भी बता देता हूं। ये मान के चलो बेटा एनडीए लेवल तक का पूरा मैंने आपको क्लियर करा दिया, इनके बाहर से एक टॉपिक भी नहीं जाएगा, जितना मैंने करवा दिया एनडीए लेवल तक का करवा दिया। और एक चीज मैं आपको थोड़ी सी और बता देता हूं, और वो है आपके पास इंटरसेक्टिंग एंगल, है ना, हाँ डजंट मुलाकात। चलो जी बहुत बढ़िया है, इंटरसेक्टिंग एंगल बिटवीन टू सर्किल, एंगल बिटवीन टू सर्किल, दो सर्किलों के बीच में एंगल, इसका क्वेश्चन आया हुआ है एक, है ना, तो वो मैं क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करूंगा। दो सर्किलों के बीच में एंगल कैसे निकाले सर, सर्किल तो गोल है बिल्कुल, सर्किल एंगल कैसे निकाले। तो एंगल सर्किलों के बीच में नहीं होता है, एंगल क्या होता है, कोई भी दो कर्वों के बीच में जब अपन एंगल निकालते हैं तो उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर जहां उनकी मुलाकात होती है उस पॉइंट पर टेंजेंट अपन ड्रॉ करते हैं। मान लो कि दो भाग गए,
भाग गए तो वो किसी पॉइंट पर कोई होटल के अंदर मिले, और होटल पर मिले तो नाश्ता पानी खाए उन्होंने। तो घर वाले जब ढूंढने जाएंगे तो आसपास की दुकानों वालों से पूछेंगे पहले कि बता यार, ऐसा शकलकार, ऐसी शकल की कोई लड़की लड़का देखा था क्या आपने? तो यहां पर भी वही केस है सर, यहां पर भी वही केस है। क्या है कि सर दो सर्किलों की जब आपस में मुलाकात होती है, दो सर्किलों की जब आपस में मुलाकात होती है तो उनका जो कॉमन पॉइंट होता है, उस कॉमन पॉइंट पर अपन सुराग ढूंढने की कोशिश करते हैं, मतलब उनकी स्पर्श रेखा, और उनकी स्पर्श रेखाओं के बीच में जो एंगल होता है वो ही एंगल होता है दो कर्वों के बीच में एंगल होता है। क्या होता है? कर्वों के बीच में एंगल। सर इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर ये जो एंगल आपके पास होता है, ये एंगल कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो बताओ। तो सर इस एंगल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है cos थीटा इक्वल टू 2g1 g2 प्लस f1 f2, 2g1 g2 प्लस f1 f2 माइनस c1 प्लस c2, माइनस का c1 प्लस c2 अपॉन आपके पास अंडर रूट g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर और माइनस का c1, और अंडर रूट आपके पास g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस आपके पास c2। ये आपके पास फॉर्मूला होता है जब अपन कैलकुलेट करते हैं दो कर्वों के बीच में एंगल, दो सर्किलों के बीच में जब अपन एंगल कैलकुलेट करते हैं। मान लो बच्चा कि ये वाला जो एंगल आपके पास है अगर 90 डिग्री बन गया, मान लो कि थीटा बराबर आपके पास 90 है ना, तो उसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनली। इसको क्या बोला जाता है? ऑर्थोगोनली इंटरसेक्शन। ऑर्थोगोनली इंटरसेक्शन, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्शन क्या होता है? जब दो सर्किल आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, हिंदी के अंदर इसको बोला जाता है लंबकोणीय या समकोणीय प्रतिच्छेदन। लंबकोणीय या समकोणीय प्रतिच्छेदन, लंबकोणीय या समकोणीय प्रतिच्छेदन की कंडीशन पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, है ना। तो वो क्या होता है वो समझना। लंबकोणीय या समकोणीय प्रतिच्छेदन का मतलब होता है इंग्लिश में ऑर्थोगोनली इंटरसेक्शन, और इन दोनों के बीच में एंगल बन जाता है 90 डिग्री का, और 90 डिग्री का एंगल बन गया तो 90 यहाँ पे रखा तो cos 90 की वैल्यू 0, और ये पूरा सामान इधर जाके 0। इसका मतलब इसकी कंडीशन होती है क्या? 2g1 g2 प्लस f1 इंटू f2 और बराबर इस माइनस वाले को उधर ट्रांसफर कर दोगे तो बराबर c1 प्लस का c2। मैं यही कंडीशन आपको याद करवा रहा था क्योंकि ये वाली कंडीशन का क्वेश्चन आ चुका है सर एग्जाम में। इस कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कोई भी दो सर्किल अगर आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, लंब कोणीय प्रतिच्छेद करते हैं या समकोणीय प्रतिच्छेदन करते हैं, तब आपके पास कोई कांस्टेंट की वैल्यू पूछी जाती है और वो निकालते हैं इस फॉर्मूले से 2g1 g2 f1 f2 बराबर c1 प्लस c2। ये आपके पास कंडीशन होती है बेटा। आया कि नहीं आया समझ में? है अच्छा चलो बेटा, आया समझ में? ये फॉर्मूला आपको याद रखना बेटा, है ना। ये आईएएफ के अंदर भी एक बार सवाल आया था, आईएएफ के अंदर, एयरफोर्स के अंदर ये सवाल आया था। लेकिन ये वाला फॉर्मूला अगर आप याद नहीं करो चल जाएगा, एंगल नहीं पूछेगा आपको, ये वाली कंडीशन के बेस पे क्वेश्चन पूछेगा। मुझे विश्वास है पूरा इस कंडीशन पे सवाल आएगा। फटाफट से एक सवाल लिखाता हूँ, फटाफट से छाप लो मेरे बाद में। अच्छा टाइम हो गया, टाइम भी हो चुका है भाई, टाइम हो चुका है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं बता दूं, छोटा सा क्वेश्चन बता देता हूं, और वो क्वेश्चन आपके पास ऐसा है कि सर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस आपके पास 2x प्लस का 4y माइनस का 4y यहाँ पे लिखा हुआ है। एक मिनट, इंग्लिश की क्लास आने वाली है। तो ये आपके पास है प्लस का 4y और प्लस का लेमडा इक्वल टू 0। एक सर्किल तो ऐसा है, और दूसरा सर्किल है सर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y और प्लस आपके पास 3 इक्वल टू 0। बच्चा ये क्वेश्चन आपके पास है, ये क्वेश्चन आपके पास है, और इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये पूछा है कि ये दोनों सर्किल अगर आपस में लंब कोणीय प्रतिच्छेद करते हैं, लंब कोणीय प्रतिच्छेद करते हैं, फॉर्मूला बिल्कुल सही है बेटा। देख लो एक बार, 2g1 g2, ये 2 केवल इसके मल्टीप्लाई में है, 2g1 g2 प्लस f1 f2 माइनस c1 प्लस c2, और नीचे है आपके पास 2 अंडर रूट g1 स्क्वायर f1 स्क्वायर माइनस का c1 और g2 स्क्वायर f2 स्क्वायर माइनस का c2। यही फॉर्मूला है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये कंडीशन आपको लगानी है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लो जी ये क्वेश्चन आपका था। अब मैं कंडीशन इसके लिख देता हूं, आप आंसर दीजिएगा। तो कंडीशन क्या होगी? 2g1 g2 और प्लस f1 f2 और बराबर आपके पास c1 प्लस का c2। ये कंडीशन आपको लगानी है। ठीक है, g1 क्या है लिख देता हूं। g1 है आपके पास, इसका जो कोफिशिएंट है उसका आधा, g1 आपके पास है इसका कोफिशिएंट का आधा, g1 है -1, f1 आपके पास है y के कोफिशिएंट का आधा, और c1 जो आपके पास है वो है लेमडा।
G2 जो आपके पास है इसके कोफिशिएंट का आधा कितना 2, और F2 जो आपके पास है वो कितना है -3, और C2 बराबर कितना है 3। लगाओ कंडीशन और आंसर आप जब क्लास सेव हो जाएगी उसके अंदर मुझे आंसर जवाब दे देना कि कौन सा आपका आंसर आया। और मेरा प्यार आजकल मुझे नहीं मिल पा रहा है यार, भाग गया क्या? तो क्लास भाई साहब पूरा प्यार एंड सपोर्ट, कल की क्लास में ध्यान रखना, फैला देना। पैराबोला की क्लास है, बिल्कुल बेसिक से कोनिक सेक्शन पढ़ाऊंगा। अब मेरे जस्ट बाद में संजय सर की क्लास आने वाली है। टाटा बाय बाय, जय हिंद।